अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है बेटा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। क्या समझना है बेटा हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब यूं होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक लाइट है बेटा और ये लाइट का वाइब्रेशन कुछ ऐसा है बेटा, ये कुछ इस तरह से ये लाइट का वाइब्रेशन है और इस तरह का जो लाइट का वाइब्रेशन होता है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट रिप्रेजेंट करता है बेटा ऐसा। व्हाइट लाइट मतलब आप समझ रहे होंगे, बोले सर जैसे सनलाइट वगैरह या जो हमारा ट्यूबलाइट का लाइट है या बल्ब का लाइट है, दिस इज इंक्लूडेड एज अ व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट में वाइब्रेशन, ये आपको तो पता है बेटा लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, ड्यूअल नेचर होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइट है अभी ये व्हाइट लाइट है। अब इस व्हाइट लाइट को हम लोग क्या करते हैं, एक बेटा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द निकोल प्रिज्म। क्या बेटा ये निकोल प्रिज्म है। इस निकोल प्रिज्म में से आप इस लाइट को इमिट करते हो बेटा, निकालते हो। जब यहाँ से व्हाइट लाइट निकलता है बेटा तो हमें क्या होता है कि यहाँ पर जो मिलता है वो कुछ ऐसा लाइट मिल जाता है जिसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन अब एक हो गई है। देख लो ये बस ऐसे ही अब वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन बेटा इससे पहले क्या था, वो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सभी एक्सिस के अलावा वो कर रहा था ऐसा वाइब्रेशन। लेकिन अब उसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन ऐसी हो गई है, इसे बोलते हैं बेटा पीपीएल। पीपीएल होता है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोलो क्या होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये लो बेटा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप क्या करते हो बेटा, अगर किसी सॉल्यूशन में से पास करते हो, ये मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, हैविंग अ सॉल्यूशन, ये मान लो सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में से जब पास कर रहे हो तो पास करने के बाद अगर इस लाइट में डिविएशन दिखे, मतलब लाइट में थोड़ा सा ये मुड़ जाए, डिविएशन दिखे, तो वी कैन बी सेड एज इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मान लो ये थीटा एंगल से डिविएट हो गया लाइट, ये लो बेटा ऐसा हो गया, तो बेटा इस तरह से तो हम लोग यूं कहेंगे कि दिस सॉल्यूशन, जो इस सॉल्यूशन में से आपने पास किया बेटा और उसको पास करने के बाद में जो डिविएशन दिखा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इस सॉल्यूशन को, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बना है तो ये तब जब डिविएशन हुआ और जब ये कोई फेनोमेना ऐसा दिखा रहा है जिसकी वजह से डिविएशन हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आप समझ रहे हो। तो बेटा ये एक नॉर्मल एक्टिविटी हुई। और बेटा पता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। बोले सर ये इससे क्या है, मतलब मॉलिक्यूल है रोटेट कर रहे हैं, कभी थीटा एंगल से वो रोटेट हो रहा है तो इससे क्या हो जा रहा है। एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, डी और एल सिर्फ चेंज हो जाने से बेटा नेचर चेंज हो जाता है। जैसे बेटा डेक्स्ट्रो और लीवो, उसके बेसिस पर कार्डियक जो मेडिसिन है ना बेटा, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या कार्डियक एक्टिविटी को ठीक कर देता है सिर्फ डी और एल हो जाने से। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी में बेटा ऐसा है कि इनका बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है, दैट्स व्हाई आपको ये डी और एल पता होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो, मतलब इसका बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। और बेटा इसीलिए ये हमें जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस वे से इसको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या चीज है। क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। क्या है, अगर मैं बात करूं ना तो सबसे ज्यादा लिटरेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही लिखे गए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है बेटा, बहुत वास्ट है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। इनऑर्गेनिक की एक लिमिट है, फिजिकल की एक लिमिट है, लेकिन ऑर्गेनिक की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे, क्योंकि बेटा दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म है, सब में स्टडी कर रहे हैं, सब में केमिकल फार्मूला, सब में स्ट्रक्चर, सब में नेचर, वो सब बेटा चेंज होते जाता है। हम लोग जो भी बेटा एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं जाए, क्या है ये ऑर्गेनिक या हार्मोन, क्या है ऑर्गेनिक। दुनिया भर के हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब क्या है ऑर्गेनिक है। तो बेटा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा समझा जरा, मैंने ये बता दिया आपको कि व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेटा एक नॉर्मल लाइट ऐसा होता है व्हाइट लाइट, लेकिन जब पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसा होता है जिसमें वाइब्रेशन अब कुछ ऐसी हो चुकी है और उसके बाद जब इसको आप इसमें से इमिट करते हो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से, तो वो डिविएट हो जाता है।
अगर ये डिविएशन ना हो तो हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। क्या इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा और समझा। मान लो आपके सामने एक मैंने ये सब्सटेंस रखा है बेटा, ये बेटा ये इस तरह से, और मैंने कहा ये है यहाँ पर सिमेट्रिकल। कैसा बेटा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब इस पे जितने भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, क्या वो इस वे में पूरी तरह से अच्छे से सिमेट्री शो करेंगे, सब बराबर रहेंगे बेटा। ये आप मान के चलना कि जितने भी मैंने पार्टिकल बनाए हैं ये सब कैसे हैं? बराबर है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेटा। क्या बेटा? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब एक और बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना। ये एक और मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूं और इसे मैं बोल रहा हूं एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये लो बेटा, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिकल। और ये मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल। अब देखो इसमें क्या है, तो मान लो ये पार्टिकल फिर से रखे, लेकिन कुछ अलग है। ये कुछ अलग पार्टिकल है, कभी बड़े कभी छोटे। ये इस तरह से पूरे इस मॉलिक्यूल के अंदर ये ऐसे भरे हुए हैं बेटा, राइट? ये बेटा ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है? तो ये कैसा है बताओ बेटा? अनसिमेट्रिकल हो गया और ये कैसा हो गया? सिमेट्रिकल। यानी अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पहले ये तो क्लियर हो। ध्यान से समझना। इधर आओ। मान लो अब मैंने यहां पर लिया बेटा, दिस इज द PPL। आपको तो पता है बोले सर ये कैसे बनाया, हमें पता है। आप व्हाइट लाइट को निकाल प्रिज्म से निकाल दो तो अपने आप ही हमें क्या मिल जाएगा? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये PPL को जब मैं इस पर इमिट कर रहा हूं, ये इमिट कर रहा हूं बेटा, तो इमिट करने के बाद मान लो ये यहां से इमिट हुआ, ये एंगल से डिविएट हुआ, फिर ये वापस यहाँ पर ये बेटा जो है इस तरह से डिविएट हुआ और फिर ये वापस निकल गया। जरा देखो आप, जरा इस लाइट में आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ये जैसे ये लाइट इमिट हुआ बेटा यहाँ पर, और उसके बाद में ये मुड़ा, जितने एंगल से मुड़ा उतने ही वापस से मोड़ दिया। और ये तो बताओ यहाँ पर क्या हम लोग कहें? यहाँ हम लोग यूं कह सकते हैं बेटा कि नो डिविएशन ऑफ लाइट। लाइट का कोई डिविएशन नहीं हुआ। समझ रहे हो? मतलब थीटा एंगल 0 डिग्री हो गया, मतलब जैसा था वैसा ही है। लेकिन अब जरा देखो, मैं यहाँ पर यूं कह रहा हूं, अब देखो दूसरी स्ट्रक्चर है, ये है बेटा, ये कैसी? एसिमेट्रिकल है। मान लो इसमें से आपने फिर से ये क्या पास किया बेटा? PPL। ये लो बेटा PPL पास किया। यहाँ पर ये आपने क्या पास किया था बेटा? PPL। आप समझ रहे होंगे PPL क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये ऐसा। अब जरा देखो ये क्या करेगा? बोले सर ये जैसी गया लाइट, ये इसने डिविएट किया, अब ये कुछ और कर रहा है। ये फिर यहाँ पर पहुंचा, इसने कुछ और किया, इसने कुछ और, इसने कुछ और, इसने कुछ और फिर ये ऐसा हो गया। अब जरा देखो ये लाइट तो डिविएट हो गया, डिविएशन दिखा, यहाँ तो डिविएशन 0 था, लेकिन क्या यहाँ पर हम लोग कहें यहाँ पर डिविएशन दिख रहा है, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो नहीं है बेटा, और जब नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ है, समथिंग डिविएशन है। तो बेटा हम लोग यूं कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि बेटा यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसे मैं बोलूंगा यहां पर, देखो जरा, इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलूंगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या समझ रहे हो आप? ठीक है। कई बार ऐसा बोलते हैं बेटा, ये एसिमेट्रिकल है, ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए एक और शब्द यूज करते हैं, वैसे मैं आगे इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रख लो, सिमेट्रिकल के लिए एक शब्द यूज करते हैं अकायरल। क्या यूज करते हैं? अकायरल। तो जब भी मैं कहूं अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसके लिए यूज करते हैं बेटा यहाँ पर कायरल। क्या यूज करते हैं? कायरल। तो कायरल समझ लेना बेटा कि यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव। क्या समझ रहे हो बेटा? ये शब्द हम लोग आगे पढ़ेंगे, कायरल अकायरल क्या होते हैं, ठीक है ना? अभी मैं कायरल सेंटर जस्ट अभी पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आपको इतना क्लियर हो गया? बोले सर एक बात तो आपने बिल्कुल क्लियर बता दी कि अगर मॉलिक्यूल पूरा सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये तो मैंने बता दिया कि भैया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है और उसमें डिविएशन कैसे होता है, किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अब बेटा यार
ऐसा हम लोग हर बार क्या ऐसे ही करेंगे कि पीपीएल ले और कुछ करें? बोले सर कोई तरीका तो ढूंढो कि मॉलिक्यूल को देख के बता दे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। तो डेफिनेटली हमें यही तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमें ऐसा तो नहीं है कि हमारी एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड है, हमारी एग्जाम तो बेटा पेन पेपर बेस्ड है। तो पेपर पर देखकर आपको एक्टिविटी बतानी पड़ेगी कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। चलो अब उसके लिए तरीका क्या है। तो सबसे पहले बेटा मैं एक आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक टर्मिनोलॉजी है कायरल सेंटर। क्या बेटा? कायरल सेंटर। ध्यान रखना बेटा, कायरल सेंटर इज रिलेटेड विद द एटम। बेटा ये अब आपको लिखना है ना, वीडियो को रोक रोक के अपनी साइड से आप थोड़ी मेहनत करना। कायरल सेंटर इट इज रिलेटेड विद द एटम। पहली बात बेटा, किससे रिलेटेड है? एटम। कभी भी सेंटर बोल देना बेटा तो आप समझ लेना वो एटम बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? एटम। तो कायरल सेंटर बोलो, या कई बार यू बोलते हैं इसी के लिए। बताओ बेटा क्या बोलते हैं? कायरल एटम। अब बेटा ध्यान रखना, कायरल सेंटर या कायरल एटम होता क्या है, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। तो मान लो बेटा हमारे पास कोई एटम है, ये रहा बेटा। इस एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp3। और इस पर जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो बेटा सभी अलग अलग नेचर के हैं। जैसे मैंने कहा ये A, ये मैंने कहा B, ये मैंने कहा C और मैंने ये कहा D। तो ये हो गया बेटा यहाँ पर कायरल। बोलो बेटा क्या है? कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर है। क्या आपको कायरल सेंटर के लिए डेफिनेशन क्लियर हुई? कायरल सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोगों ने कहा कायरल सेंटर के लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो एटम से जुड़े हुए ये जो एटम है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, और उस पर जुड़े हुए एटम जो है वो सभी अलग अलग होना ही चाहिए, तो ही हम लोग कहेंगे कायरल सेंटर है। इज दैट क्लियर? अब ये कायरल सेंटर एटम है बेटा। अब ये कायरल सेंटर हो सकता है कार्बन हो, तो हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। अगर बोलो बेटा कायरल सेंटर अगर मैंने कहा कि वो कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? कायरल कार्बन। ऐसा लिख देंगे। मैंने यूं कहा कि ये तो फर्स्ट, मैंने यूं कहा बेटा कि कायरल सेंटर नाइट्रोजन है, तो मैं क्या कहूंगा? कायरल नाइट्रोजन। अरे आ रहा है क्या समझ में? तो बेटा ये डिपेंड कर रहा है कि आपने एग्जैक्टली क्या लिया है कायरल सेंटर। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बस उसमें क्राइटेरिया है बेटा कि चारों ग्रुप अलग अलग होना ही चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। फर्स्ट एग्जांपल मान लो ऐसा लो बेटा, देखो आप जरा, मान लो ये CH3 CH2 CH3। बताओ इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। तीनों हाइड्रोजन एक जैसे, ये नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कायरल सेंटर इज इक्वल टू 0। कायरल सेंटर क्या कहेंगे? 0। चलो दूसरा एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा मैंने CH3 CH Br और यहां पर लिख दिया मान लो CH3, या यूं लिख दूंगा CH2 CH3। बताओ बेटा इसमें से कोई कायरल सेंटर है क्या? हाँ दिख रहा होगा आपको। देखो अब जरा कौन सा कायरल सेंटर, ध्यान से देखना। ये Br अटैच है, ये मिथाइल अटैच है, ये इथाइल पूरा ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है बेटा। क्या यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग है? चार ग्रुप अलग हैं, और बेटा ये कार्बन जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे कायरल सेंटर इज इक्वल टू 1। क्या देखते आए आपको समझ में आया? एक और देखो, थर्ड एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा CCl Br, यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया H, यहाँ लिख दिया CH3। दिख ही रहा है कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है 1। समझ में आया कैसे? चारों ग्रुप अलग अलग है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखो फोर्थ, मान लो ऐसा लिखा। अब मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन पर आ रहा हूँ, इसमें आपको बताना रहेगा बेटा हाउ मेनी कायरल सेंटर्स इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है? चलो देखते हैं बेटा, बताओ। इस पर नहीं है, CH2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन सेम। यहाँ पर ये बताओ ये है क्या? H लिखा है, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा, ये दोनों सेम है, इसलिए नहीं है। ये बताओ ये है क्या? ये भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से सेम। ये है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कायरल सेंटर क्या कहोगे? 0। कायरल सेंटर क्या कह दिया आपने? 0। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 बता रहा हूं, मान लो ऐसा बेटा। अब बताओ इसमें कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको? बताओ कहां कहां है?
कायरल सेंटर ये है क्या? नहीं है। अच्छा ये है क्या? हाँ है। देख लो, दिख रहा है क्या? ये ये इधर अलग है, इधर अलग है, हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर। ये भी कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये नहीं है। कायरल सेंटर इज इक्वल टू 2। क्या हो गया? कायरल सेंटर 2। नेक्स्ट बताओ इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? आप बता पाओगे? बताओ। यहाँ कायरल सेंटर नहीं है। अरे sp2 है, sp2 है। यहाँ कायरल सेंटर बताओ है क्या? हाँ है। ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग और एक हाइड्रोजन है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कायरल सेंटर 1। नेक्स्ट 7th नंबर। मान लो ऐसा पूछ लिया मैंने आपसे, बताओ यहाँ Br है, ये Br, इधर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, क्या दोनों अलग अलग है? हाँ देखो ना, यहाँ और यहाँ, क्या ये दोनों अलग अलग है? हाँ। और हाइड्रोजन पूरे कायरल सेंटर है। ये है क्या? नहीं है, CH2 है इसलिए नहीं। ये है क्या? हाँ है, क्योंकि ये वाला और ये वाला ग्रुप अलग अलग। ये लो, कायरल सेंटर इज इक्वल टू 2। कायरल सेंटर 2 हो गया। ठीक है बेटा। और देखो आप जरा, कायरल सेंटर क्या? आपको मान लो मैंने पूछा हाउ मेनी कायरल कार्बन्स, कितने कायरल कार्बन बेटा, है ना? और मान लो ये ऐसा लिखा मैंने, ये लो। अब बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। चलो बताओ। OH, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये है बेटा। ये बताओ ये है क्या? हाँ ये भी है। ये बताओ ये है? हाँ ये है। ये नहीं है क्योंकि CH2। ये नहीं है, CH2। ये बताओ? हाँ है। ये बताओ? हाँ है। ये नहीं है, CH2। ये है? हाँ है। ये बताओ? है। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये बताओ ये है क्या? हाँ है। तो देखो ना, ये इधर से पूरा ग्रुप और इधर से पूरा ग्रुप अलग अलग। तो इस तरह से बताओ बेटा, कायरल कार्बन्स इज इक्वल टू कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 कायरल सेंटर, 8 कायरल कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। देखो मैंने ऐसा लिखा, ये पहले मुझे बताओ, यहाँ पर बताओ कायरल कार्बन कितने हैं वो बताना। ठीक है ना? बताओ बेटा कायरल कार्बन कितने हैं बताओ। ये कायरल है क्या? नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। ये देखो जरा, ये लोन पेयर है। अभी मैंने बताया लोन पेयर एक ग्रुप की तरह होता है। तो क्या ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, क्या चारों अलग अलग है? और हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है sp3। दिख रहा है? मतलब ये कायरल सेंटर है। ये बताओ ये है क्या? हाँ है। ये बताओ ये है क्या? हाँ है। ये बताओ ये है क्या? हाँ है। ये नहीं है, CH2 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 इसलिए नहीं है। कायरल सेंटर बताओ कितने हुए? 1 2 3 4 4 हो गया। अच्छा मैंने पूछा कायरल कार्बन बताओ कितने हैं? कायरल कार्बन तो क्या बेटा आपको क्लियर हो रहा है? इसको आप नहीं लेना क्योंकि तो कायरल नाइट्रोजन है। बताओ कितने हुए? 1 2 नहीं सॉरी 1 2 3 समझ में आया? तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा करना है बेटा। और लिखता हूं क्वेश्चन 10th नंबर। कितने कायरल सेंटर है? चलो ध्यान से देखना आप। बताओ कायरल सेंटर की बात कर रहा है। ये है क्या? हाँ है। ये भी है? हाँ है। ये भी है? हाँ है। अच्छा ये है क्या? हाँ है। अच्छा ये नहीं, sp2 नहीं, ये HH2 है। अच्छा ये है क्या? ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अगर आप भूल गए तो फिर से बता रहा हूं मैं। डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो तो बेटा आपको तो पता है ये यहाँ आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताओ इस पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? sp2। और मैंने अभी बताया कायरल सेंटर कौन होता है? sp3 वाला। दैट इज व्हाई ये कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर नहीं है। अगर जिन लोगों ने सोच लिया वो गलत है बेटा। अच्छा बताओ ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं है, CH2। अच्छा ये है क्या? इधर इधर और इधर और हाइड्रोजन, क्या ये है? हाँ है। क्या ये भी है? ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों ग्रुप अलग है। दैट्स व्हाई ये भी। कायरल सेंटर इज इक्वल टू बताओ कितने? 1 2 3 4 और बोलो 5 और 6 हो गए बेटा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कितने हो गए? 6। क्या आप समझ पा रहे हो? ऐसे हम लोग जो है कायरल सेंटर को कंसीडर कर सकते हैं। बट ध्यान रखना बेटा, कायरल सेंटर मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है, वी नेवर बी गेट आंसर अबाउट द कायरल कार्बन। अब देखो एक और चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना और ये लिख लेना, आप अपने हिसाब से लिख लेना। पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। Chiral center is not a sufficient and necessary condition for the molecule. Molecule is to be optically active or inactive. Chiral center का होना, this is not a sufficient condition. Presence or absence of chiral center
is not a sufficient and fulfill condition for the molecule is to be optically active or inactive. ये sufficient condition है ही नहीं कि molecule optically active होगा कि inactive होगा, ये बिल्कुल sufficient condition नहीं है। ऐसा बेटा आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि जहां कायरल सेंटर दिखे वहां आप ऑप्टिकली एक्टिव बता रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है बेटा। कायरल सेंटर का होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड पूरी तरह से सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक कायरल सेंटर है किसी मॉलिक्यूल में, इफ इन द मॉलिक्यूल देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, एक्सेप्ट टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइन इसका एक्सेप्शन है। टर्शियरी अमाइन ऐसे होते हैं, देखो ये ऐसे, इनको टर्शियरी अमाइन बोलते हैं। देखो ये N R1, यहाँ R2, ये R3, ये ऐसा रख दिया और ये लोन है। अब देखो चारों ग्रुप अलग अलग है और हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp3, और चारों ग्रुप अलग अलग है। तो मैं यूं कह रहा हूं कि कायरल है, हाँ है, लेकिन दिक्कत क्या है बेटा कि ये एक्सेप्शन है। क्यों बेटा, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें फ्लिपिंग होता है। क्या होता है? फ्लिपिंग, पिरामिडल इन्वर्जन बार बार होता रहता है और ये मॉलिक्यूल जो है वो अपना एक्सेस कई बार प्लेन दिखाता है। एनीवे अभी बिल्कुल नहीं, बस ये ध्यान रखो। देखो अब मैं ध्यान से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, यही स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में लिखना, पर पहले सुन लो फिर वापस रिवाइज करके लिख लेना इसको। फर्स्ट, कायरल सेंटर इज द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। गलत है। कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है ही, गलत है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सुनो। सेकंड स्टेटमेंट, इफ इन द मॉलिक्यूल ओनली वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो सही है गलत? गलत है। कायरल सेंटर की बात करें, अब कायरल सेंटर में तो कार्बन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। स्टेटमेंट गलत है बेटा। तीसरा स्टेटमेंट, only one chiral center is the indication of optical activity. Only one chiral carbon is the indication of optical activity. बिल्कुल सही। अगर एक कायरल सेंटर है तो ये इंडिकेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। लेकिन बेटा अगर मैंने कहा वन कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, ये गलत है, क्योंकि कायरल सेंटर में तो नाइट्रोजन भी आता है और नाइट्रोजन तो एक्सेप्शन है। अगर एक कायरल सेंटर हो तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, एक्सेप्ट टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन नहीं होता है, बाकी सब होता है। समझ में आया? तो एक बात तो क्लियर हुई आपको कि ये बिल्कुल सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक कायरल सेंटर हो तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक कायरल सेंटर चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ बेटा? तो ये ध्यान रखें बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो मैंने स्टेटमेंट बोले हैं ये प्लीज आप अपनी कॉपी में लिखना। जो 4, 5, 6 स्टेटमेंट लिखे हैं सबको अलग अलग तरीके से लिख लेना, ठीक है? चलो बेटा आगे देखते हैं।